स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और पीपीटी उठाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड कर पाऊँ। तो हमने शुरू किया था पार्ट 1 बीए के लिए था। खैर ये एजुकेशन के ये जो चैप्टर चल रहा है तो इंडियन हिस्टोरिकल का है, मतलब एजुकेशनल हिस्ट्री की बात की जा रही है। तो इसके लिए आप चाहे जिस लेवल के बच्चे हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीएड एमएड हो, ये नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हर जगह काम आने वाला है। तो सभी लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके हम बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर चुके थे। सबसे पहला था हमारे पास कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्राइमरी एजुकेशन का। तो हम यहाँ पे फिलहाल रिकैप नहीं लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके थे। तो हम सीधे आते हैं जो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है, क्योंकि हमने इसमें 2-3 टॉपिक कवर कर चुके थे। लास्ट क्लास में हमने इनरोलमेंट, ओरिएंटेशन और ड्रॉप आउट के बारे में बात की थी, और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उस पर हम बात करेंगे। आज के जो हमारे 2 टॉपिक हैं, एक है तो लर्निंग बर्डन है, सीखने का जो बोझ होता है। अब ये होता है कि सीखना कैसे बोझ बन सकता है। तो एक सीधी सी बात है कि आवश्यकता से कम और आवश्यकता से ज़्यादा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज़ आपके पास है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही, या प्रॉब्लम की कैटेगरी में आएगी ही। तो अब हम इसको अगर समझाते हैं तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है पे जहाँ पे लर्नर या स्टूडेंट या कम आप अपने आप को ही ले लीजिए, तो उसका कैरिकुलम या होमवर्क या एग्ज़ाम का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर इतना ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ जाता है कि जो उसकी नेचुरल लर्निंग होती है या जिस तरीके से वो सीख सकता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एज अ बैरियर हो जाती हैं। यानी कह सकते हो कि जिस तरीके से वो सीख सकता था वो सीख नहीं पाता। जैसे अगर एक बच्चे की स्पीड है कि वो पर डे 2 चीज़ें सीख रहा है, पर डे 2 चीज़ें उसकी जा रही हैं, पर अब उसके ऊपर हमने क्या किया, किसी तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिया किसी भी चीज़ का। जैसे कि हमने कह दिया एग्ज़ाम, या तुम्हारे स्कोर अच्छे आए, या हमने उसको ऐसा कैरिकुलम पकड़ा दिया जो उसके समझ के बाहर है, या हमने उसको होमवर्क इतना ज़्यादा दे दिया कि वो उसी में फंसा रह जा रहा है, होमवर्क में ही लगा रह जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो नेचुरल, यानी कह सकते हो कि उसका स्वाभाविक सीखना है, वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, यानी बैरियर्स आ जाते हैं। तो यही होता है, ये सिचुएशन होती है लर्निंग बर्डन की। यानी सीधी सी बात है कि बच्चा एनी हाउ सीखने में धीमा गति आ जाता है या रुक जाता है। अब इसके हम कारण आ जाते हैं, सीधे पॉइंट हमारा यही है। तो सबसे क्या पहला कारण है कि कठिन और अत्यधिक और कठिन पाठ्यक्रम। मतलब एक तो हमारे पास एक्सट्रीम पाठ्यक्रम है और डिफिकल्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फिलहाल करंट में जो हमारे यहाँ चल रहा है, प्राइवेट स्कूल, जो हमारे निजी विद्यालय चल रहे हैं, उनका ज़्यादा करिकुलम देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को इन इन एक्टिविटीज़ में ले आके रखा है कि जो समझ में नहीं आता कि ये बच्चा पढ़ जा रहा है या सिर्फ किसी न किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कक्षा का जो लेवल होता है, जो एजुकेशन का लेवल है, क्लासरूम का लेवल है, उससे भी ज़्यादा टफ कई बार हो जाता है। इवन गार्जियन को कोऑपरेट करना पड़ता है कि यार ये बना दो, ये तो बच्चा नहीं कर पाएगा। और उसमें इतने ज़्यादा टॉपिक और फैक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी अभी उसकी नीड ही नहीं है। नो डाउट ये सही है कि 6 साल तक बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट होता है वो 80% हो चुका होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी एनईपी 2020 में साफ साफ मेंशन किया गया शुरुआती ही चैप्टरों में कि बच्चे का जो माइंड का डेवलप है वो 6 साल तक 80% हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि फिर भी ये चीज़ें उसके लिए, उसका सिर्फ माइंड डेवलपमेंट हुआ है ना, कि चीज़ें रिसीव कर पा रहा है, पर उसको फंक्शन करना, प्रोसेस करना अभी उसके लिए नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, जो बर्डन बन जाता है कि टेंडेंसी टू मेमोराइज। पहली चीज़ ये होती है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं करने देते हैं। ठीक, हम एक्सपीरियंस नहीं करने दे रहे हैं, या उनको अनुभवात्मक शिक्षा की ओर न ले जाके हमने क्या दे रहे हैं उनको, रटंट प्रणाली। जैसे अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, चूँकि इस बार से एनईपी लागू हुआ है तो हर जगह पे तो सेमेस्टर एग्ज़ाम है। तो अभी मार्केट में डी कुमार या सीओ सीरीज नहीं आए, लेकिन जैसे ही 4-5 साल बीत जाएगा, इसका पैटर्न, ये जो डी कुमार से सीओ सीरीज बनाते हैं लोग, वो जैसे ही इस चीज़ को पकड़ेंगे तुरंत वो बनाना शुरू कर देंगे। और फिर कुछ बच्चों के लिए जिनको क्या होता है, यार चलो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ के हम निकल जाएंगे, उनके लिए फिर वही है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रट रहे हैं। तो ये चीज़ अगर शुरुआती से उनकी आदत पड़ी है देन ये प्रॉब्लम है। दूसरी है कि बच्चों पे हम प्रेशर करते हैं कि एक्सपीरियंस मत लाओ,
लर्निंग मत करो, लेकिन तुम्हारा, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्कोर अच्छा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल थ्री इडियट मूवी, अगर मोस्टली सब लोगों ने देखी होगी, तो उसमें कई कैरेक्टर होते हैं, जिसमें से एक का तो टारगेट ये होता है कि भाई एनी हाउ मुझे 100 में से 100 चाहिए। नो डाउट ये अच्छी चीज़ है, 100 में से चाहिए, पर उसमें अनुभव भी तो लेना चाहिए। लास्ट में वही सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है जो अनुभव लेने के था, यानी सीखने के चक्कर में पड़ा था, ना कि नंबर्स के पीछे पड़ा था। तीसरी चीज़ जो इसको बर्डन बन जाती है लर्निंग, होमवर्क और असाइनमेंट। अब बच्चे को इतना ज़्यादा होमवर्क या असाइनमेंट नहीं देना चाहिए कि वो 11, एक तो बेचारा 10 बजे से स्कूल गया, 4 बजे तक स्कूल में रहा, आधा टाइम यहाँ बीत गया सुबह का, देन वहाँ से आया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर चला होमवर्क करने बैठ गया, पता चला रात के 8 बज गए, तब जाके उसका होमवर्क खत्म हो रहा है। और फिर ये होता है कि जल्दी से खाना खाओ, सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठना है, फिर तैयार होना है। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खैर ये बड़े बच्चों पे भी प्रेशर होता है, लेकिन छोटे बच्चों पे इन चीज़ों का प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, यानी खासकर यंग चिल्ड्रन पे। तो ये अननेसेसरी होता है। यानी देखो, एक सीधी सी बात है कि बच्चों का इवेल्युएशन करना चाहिए, वो ज़रूरी है, बट इवेल्युएशन करने के मल्टीपल वे हैं, तो हम थोड़ा-थोड़ा का भी करके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसको हम एक साथ ही इतना ज़्यादा वर्क दे दें कि वो परेशान हो जाए। फिर आती है कि हम जो यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, नो डाउट अभी हम लोगों ने काफ़ी इन चीज़ों में सुधार किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगहों पे अभी भी क्या होती है कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कम कराई जाती है, या तो फिर उन पे फोकस किया जाता है लेक्चर बेस। जबकि जब अगर हम छोटे बच्चों की बात की जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 से 5 तक के बच्चों को लेके चल रहे हैं, हमारा बेस कॉन्सेप्ट जो है अभी, ठीक है, खैर ये लागू सब पे होता है लर्निंग बर्डन, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, अगर उनको लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि अगर एक्टिविटी बेस है तो वो उनके लिए ज़्यादा है, या अनुभवात्मक शिक्षा, यानी वो चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, देन बेटर है। लेकिन अगर हम सिर्फ उनको लेक्चर दे दे रहे हैं तो उनको नहीं समझ में, उनको लगेगा ना कि ये गया, ये गया, ये गया, ये भी गया, उनके नहीं समझ में आएगा। जैसे कई बार होता है ना कि घर वालों की सलाह, क्या होता है, ये आप हैं, यहाँ से ऐसे गुजर जाती है, और एक तरफ आपका एक दोस्त है जो कि एकदम गोबर ज्ञान दे रहा है, वो सीधे यहाँ अटैक करती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही मतलब है कि आपको चीज़ों में अपने सुधार करना चाहिए। फिर आ जाता है गार्जियन के ऊपर, एक बर्डन आ जाता है, एक बर्डन गार्जियन की वजह से बन जाता है कि वो इतना ज़्यादा क्या कर लेते हैं कि अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उम्मीद रख लेते हैं कि मेरा बच्चा है फर्स्ट ही आएगा, सेकंड तो आ ही नहीं सकता, वो 100 में से 100 लेके आएगा। तो ये चीज़ें ना नहीं करनी चाहिए, मतलब सुधार करने के लिए। तो क्या होता है कि गार्जियन की जो उम्मीद होती है, जो वो अपेक्षाएँ आपसे रख लेते हैं, क्या होता है किस चीज़ के लिए, कि आपका स्कोर ज़्यादा, इसके लिए आपको क्या करते हैं, ट्यूशन और कोचिंग में डलवा देते हैं। दूसरा, आपका सोशल से कंपटीशन करा देते हैं। अरे ठीक है यार, मैं 100 में से 70 ला के अगर खुश हूँ, बगल वाला 100 में से अगर मुझसे 1 नंबर ज़्यादा ला लिया या 5 नंबर ज़्यादा ले लिया, तो ठीक है, वो उसकी चीज़ है, उससे मेरा कंपटीशन क्यों कराना है। मुझ में सुधार होने की जरूरत है ना, पड़ोसी से थोड़ी मैं कंपटीशन करके सुधर जाऊंगा। तो ये जो सोशल कंपटीशन है, ये चीज़ें भी बर्डन का काम करती हैं। फिर लास्ट में आता है हमारे पास एक चीज़ ऑप्शन और है, कि जिन स्कूल्स में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है उनकी लैक्स होना, यानी उनकी कमी होना भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि कई स्कूल में आपको प्रैक्टिकल लैब नहीं मिलेंगे, प्लेग्राउंड्स नहीं मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चरल की जो एक्टिविटीज़ होती है वो कम रहेंगी, और वही सेम बोरिंग और नॉन-टोनस एजुकेशन मिलेगा, कि वही एक फॉर्मेट में कि आज भी जाएंगे सर, अरे वही पढ़ाएंगे, कह रहा आज भी जाएंगे, आज भी पढ़ाएंगे। तो वो स्वरूप नहीं मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों से मतलब अगर कहा जाए तो लर्निंग बर्डन बनता है। जैसे अब आ जाते हैं इसको, जैसे अब ये तो हो गया कारण लर्निंग बर्डन को बढ़ा कैसे बढ़ रहा है, कम कैसे किया जाए, इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप कैरिकुलम में रिफॉर्म करिए, यानी आप अपने कैरिकुलम में सुधार करिए। कैरिकुलम ऐसा रखें कि जो बच्चा इंटरेस्टेड हो और बच्चे के लिए हो, ना कि बच्चा कैरिकुलम के लिए हो। ठीक है। फिर जो हम परीक्षा सुधार करें, हम क्या करें कि स्कोर के पीछे ना भाग के बच्चे को स्किल्स पे लेके आए। टीचिंग टीचिंग मेथड में सुधार किया, यानी आप जो टीचिंग्स यूज करते हैं, अब अगर आप मॉडर्न टाइम में चल रहे हैं तो आप इन टाइम में जो टीचिंग अप्रोप्रिएट है, इस समय कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा अच्छी है,
उस शिक्षण विधि का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? मतलब करंट में क्या चल रहा है, आप किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो एक्टिविटी बेस्ड फोकस करें, ठीक है? एक्सपीरियंस लर्निंग पे ले जाएँ उनको, जिसमें क्या होगा कि आप उनको प्ले के थ्रू सिखाइए, कल्चर के थ्रू सिखाइए, एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाइए। तो जब ये सारी चीज़ें आप जो ऐड ऑन करते हैं अगर अपने स्कूल, कॉलेज या प्राइमरी किसी भी जगह पे, तो इससे क्या होगा कि जो आपका वो अधिगम बोझ था, ठीक है? वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें वो कम करना है। देखो मुद्दा ये है कि आप चाहे जिस लेवल पे हो, अगर बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा तो लर्निंग आपकी इफ़ेक्ट उससे होगी ही होगी। और सबसे मोस्ट ऑफ द चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें क्या है ना कि बच्चे के लिए होनी चाहिए। इन पॉइंट ऑफ व्यू कि एजुकेशन सिस्टम जो पूरा होना चाहिए है, वो अकॉर्डिंग टू सेट हो चाइल्ड, क्योंकि सीखना उसे है, लर्नर वो है, ना कि एजुकेशन सिस्टम के लिए बच्चा होना चाहिए। जैसे कि इसके कुछ पॉइंट्स और हैं इस चीज़ को, कि जैसे हम कैरिकुलम को क्या कर सकते हैं और ज़्यादा लाइटली और लॉजिकल बना दें। मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ भरने से अच्छा है कि उसको हम लाइटली और लॉजिकल बना दें। उसमें हम क्या करें कि एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस लर्निंग को ला दें। होमवर्क हम सिर्फ उतना जो दें जितना नेसेसरी हो, स्पेशली क्या करें प्राइमरी एजुकेशन के लिए। परीक्षा प्रणाली को हम क्या करें, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दें, और जो लर्निंग होता है उसको ना इंजॉयबल और इंगेजिंग बना दिया जाए, कि बच्चा सीखे तो उसे अच्छा लगे और वो इंटरेस्टिंग लगे, कि वो खुद से भी उस चीज़ की उसकी विल हो कि हाँ यार हम ये चीज़ करना चाहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि किस आयोग ने अधिगम बोझ को यानी लर्निंग बर्डन को कम करने की सिफारिश की थी, कि विच कमीशन रिकमेंडेड टू रिड्यूसिंग द लर्निंग बर्डन। तो इसके लिए 1986 की पॉलिसी में पहले इसको थोड़ा सा वो किया गया था, बट इसके लिए जो प्रॉपर कमेटी बन के आती है 1993 में, एसपाल समिति आती है, जिन्होंने एक अपना मतलब जब रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उसका टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, जिसके मैंने की पॉइंट रखे, जैसे कि करिकुलम को रिड्यूस किया जाए या लाइटली किया जाए, हल्का किया जाए। रटने की जो प्रवृत्ति हो उसको हम मतलब जो हम होता है ना कि इन टू द रोड टेंडेंसी, कि हम बस पढ़े रटे पास हुए, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। बच्चे की क्या कहना कि जो हम कंटेंट दें तो वो उसकी मेंटल कैपेसिटी के अनुसार हो, कि हमारा बच्चा अगर बच्चे की आईक्यू 100 है, ठीक है, तो जो हम उसे कंटेंट दे रहे हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पता ये नहीं हो कि हम 120 के आईक्यू वाले बच्चे का उसे कंटेंट दे दें, और हम अपने एग्ज़ाम में करेक्शन कराया जाए, कि हमारा जो एग्ज़ाम है जो स्कोर बेस होता है वो स्कोर बेस ना होके कह सकते हो क्रिएटिविटी बेस्ड या इवैल्यूएशन के थ्रू ऐसा रखें कि बच्चे की हमें स्किल्स पता चले, कि हाँ उसको नॉलेज है इस चीज़ का, ना सिर्फ हम नंबरिंग के पीछे बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराया जाए, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके। अब अगर हम कुछ पॉलिसीज़ की बात कर दें मतलब 1993 के बाद, तो सबसे पहले इस चीज़ को, फिर उसके बाद जब आते हैं तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं एनसीएफ को। तो इसी में क्या होता है कि इन्होंने सिफारिश की कि एक जॉयफुल लर्निंग हो, एक कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग हो, रिड्यूस टेक्स्ट बुक लोड हो, मतलब जो टेक्स्ट बुक है उनको कम किया जाए, बच्चे को खुशी खुशी सिखाने की बात किया जाए, और वो कंस्ट्रक्ट करना चीज़ें सीखें। फिर आरटी एक्ट जो होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसने भी जो हैवी होमवर्क था और जो रिपीटेशन चीज़ों की थी उन पे रोक लगाई थी। और फिलहाल लेटेस्ट की बात किया जाए तो हमारी जो एनईपी 2020 होती है वो एक्सपीरियंस लर्निंग की बात करती है, इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात करती है, और फाउंडेशन स्टेज खासकर 3 से 8 साल, यानी जिसको मैंने किसी क्लास में शायद बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि पहला ये होता है 5+3, ये 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो 5 साल है, तो इसमें इन चीज़ों में क्या ना कि रिकंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 3 से 8 साल का है, तो मतलब 3 साल की हमने क्या करा दी यहाँ पे, 3 साल की हमने क्या की, 3 साल की एज में बच्चा एडमिशन लेता है तो हमने उसकी प्री प्राइमरी करा दी, तो अब बच्चा हो गया 6 साल का। फिर यही 6 साल में कक्षा 1 में आया और 2 में, तो यहीं से हम उन चीज़ों को ज़्यादा सुधारने की बात करते हैं। फिर हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का न्यूनतम स्तर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अभी तो हम क्या कर रहे थे कि लर्निंग बर्डन कम कर रहे थे, पर ये कहाँ से आ गया, तो इसका मुद्दा ये है कि जैसे कि लर्निंग बर्डन हमें कम तो करनी था बच्चे के ऊपर से, कि लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए। तो उससे में क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ होती है ना कि कहा जाए कि कम से कम जो क्वालिफिकेशन होती है, एक मिनिमम जिसको हम कहते हैं ना, कई बार होता है कि आप इसको ऐसे समझिए, जब कोई वैकेंसीज आती है तो उसमें होता है ना कि आपका ग्रेजुएशन में जीआर में होना चाहिए 60%, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन उस चीज के लिए रखी गई थी, ठीक है।
या कोई और फॉर्म भरते हैं तो कैटेगरी वाइज हो जाता है। तो किसी में जैसे मान लीजिए जनरल की बात कर लेते हैं 60% दे दिए, ओबीसी की बात करते हैं तो 55% दे दिए, एससी की बात करते हैं 50% और एसटी की अगर बात करते हैं तो 45%। तो ये आपके लिए जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाया गया, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज की जाती है कि लर्निंग में यानी टीचिंग में कि सीखने के लिए क्या है एक मिनिमम योग्यता। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी के किसी भी जब क्लास का एंड होना होता है तो छात्र को न्यूनतम रूप से कौन को मतलब एक कह सकते हैं कि मिनिमम रूप से ऐसी कौन कौन सी स्किल्स या नॉलेज या एबिलिटी आनी चाहिए, इसके लिए जो एक मानक निर्धारित किया जाता है उसी को हम कहते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। और इसको और आसान भाषा में कहा जाए तो जैसे आपको किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जो सबसे कम स्कोर होता है वही आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। जैसे अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो 40% है। अगर आप 40% पाते हैं तो आप क्या होते हैं, सिर्फ पास होते हैं एग्जाम को, आपके पास कोई डिवीजन नहीं होता है। इसके बाद ही आपका डिवीजन बनना शुरू होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है कि एटलीस्ट आप मिनिमम लेवल पे हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी बात की गई है कि एक क्लास जब एंड होनी चाहिए तो कम से कम हम ये मान लें कि बच्चे को कुछ चीजें तो आ रही हैं। तो उन्हीं चीजों को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसी को हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग करते हैं। अब ये कब आता है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो इसकी जो शुरुआत होती है तो वैसे तो 1964 से कोठारी आयोग के द्वारा इसको थोड़ा सा किया गया था, लेकिन जब इसको एक्चुअली में लाया गया तो 1986 की जो पॉलिसी थी और उसी के दौरान प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो क्या था कि 1986 की पॉलिसी को सुधार के लिए था। तो उसमें क्या किया गया था, इस चीज़ पे फोकस किया गया कि क्या क्या टारगेट होना चाहिए जिससे कि हम एक कम से कम यानी मिनिमम योग्यता हम डिसाइड कर पाए बच्चों के लिए। तो जो इसका उद्देश्य था इस पॉलिसी का यानी क्यों के लिए, तो एक मिनिमम लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट फिक्स करना सभी बच्चों के लिए कि कम से कम, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि 100 में से आपको 40 नंबर हर हाल में लाने हैं, ये आपका मिनिमम हो गया। इसका एक होगा ना कि एटलीस्ट अगर आप 40% ला रहे हैं 100 में से तो एटलीस्ट आप एक कैटेगरी में तो रहेंगे कि, तो ये नहीं होगा ना कि आपको आ नहीं रहा चीज़ें। दूसरी इसका जो सुधार हो जाएगा क्या हो जाएगा कि प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी इनहेंस होगी। अगर हम क्या होता है कि इसको अगर हम फिक्स नहीं करते हैं तो कोई बच्चा ज़्यादा नंबर पा रहा है, नो डाउट वो पाएंगे, बट इससे क्या है ना कि एक इनइक्वालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक क्वालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि हमें क्राइटेरिया बना के रख रहे हैं ये समझाने के लिए 40%, बट क्राइटेरिया ये इससे और ऊपर है। पर इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट फिक्स तो है ना कि हम इतना आएंगे। और ये जो राइट टू एजुकेशन का एक्ट है, राइट टू लर्न, इस चीज़ को फिक्स करने में भी हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि राइट टू एजुकेशन का एक्ट मिल गया तो आप सीख रहे हैं, नहीं, सीखना भी है ना कि आपने क्या क्या सीखा, आपके अंदर क्या स्किल डेवलपमेंट हुई, तो ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा बनती हैं। अब अगर हम इसके कंपोनेंट की बात कर लें, हम चूंकि अब यहाँ पे हम प्राइमरी एजुकेशन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, प्राइमरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके अंदर बेसिक नॉलेज आना चाहिए जिससे कि आप उन चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें और कोई ना कोई स्किल्स हो। कौन सी स्किल्स हो, जैसे कि आप पढ़ना लिखना, यानी आपके अंदर रीडिंग है, राइटिंग है और बेसिक मैथ। इसके बाद एटीट्यूड में है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कोऑपरेशन क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है, इन चीज़ों को भी रखा जाता है। इसके बेसिक कंपोनेंट है किस चीज़ के लिए, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम बता रहे हैं, सिर्फ ये 3 चीज़ों का है। अगर इस पे डिटेल चाहिए तो 10 पन्नों का एक पीडीएफ है, वो मैं अलग से डाल दूंगा। उसमें क्या है कि कक्षा 1 से लेके 5 तक हर विषय वार, मतलब जो कक्षा 1 से 5 तक विषय चलते हैं सब का उसमें प्रॉपर ऐसे डायग्राम बना है। अगर वो किसी को चाहिए तो बताओ, तो मैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वो डिटेल में है। लेकिन अगर आप हम बेसिक वे में बात करें तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में क्या क्या शामिल है। जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो बच्चे को सबसे पहले बोलना आना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए कि वो सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस को रीड कर सके, राइट टू क्लियरली हो सके, अंडरस्टैंड द सेंटेंस यानी भावार्थ समझ सके, साफ साफ लिख सके, और सरल शब्दों को तो कम से कम पढ़ना आना चाहिए। यानी एक बेसिक हम जो कह रहे हैं। और किसी चीज़ का अगर हम उससे पूछ लें कि समरी क्या हो सकती है, कोई कहानी सुना तो हमने कहा बेटा इसकी समरी बताओ क्या हो सकता है, तो उस चीज़ को क्या हो कि वो कुछ तो बता पाए। तो ये चीज़ होता है लैंग्वेज के लिए। फिर अगर हम मैथ की बात करें तो सबसे सिंपल है कि उसे कक्षा अनुसार, अब देखो इसीलिए ना मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्लास, हर क्लास के लिए अलग अलग जाएगा।
जैसे कक्षा 1-2 तक है तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक की गणित लिखना ही बच्चे के लिए बहुत है। पर ये अब 3 या 4 में जाता है तो इसका क्राइटेरिया बदल जाएगा, ठीक है। उसे जोड़ घटाना यानी बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, वो मैथमेटिकल सिंबल्स को पहचाने और मैथ के सिंपल्स प्रॉब्लम्स को उसे सॉल्व करना आना चाहिए कि वो सॉल्व कर पाए बेसिक्स। अब अगर हम इसके बाद ईवीएस की बात करें यानी पर्यावरण अध्ययन के इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, उसके अंदर फैमिली, सोसाइटी, फ्लोरा, एनिमल्स, बर्ड्स, इनकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उसके आसपास के जो स्पेसीज हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, सोसाइटी में कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या है, तो उनको उसे नॉलेज होना चाहिए ना कि वो नीम का पेड़ देखे तो हाँ बता दे कि नीम का पेड़ है। तो ये बेसिक चीज़ है। अगर इस पे कोई चिड़िया बैठी है, अरे हम चिड़िया तो नहीं, कुछ और बना देंगे, चलो ठीक है, समझने के लिए बना दो, गौरैया चिड़िया है, ठीक है, गौरैया लिख दी है, गौरैया, चलो जाने दो, अभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं अभी हम। तो अगर हम कहते हैं गौरैया चिड़िया बैठी तो उसे ये पता होना चाहिए ईवीएस के बारे में। फिर उसके अंदर क्या है ना कि उस स्वच्छता और स्वास्थ्य परिवेश की भी जागरूकता होनी चाहिए, वो अपनी साफ सफाई क्लीननेस जानता है, उसे हेल्थ की अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए, वो बेसिक नॉलेज उसको इन चीज़ों की हो, वो डायरेक्शंस का पता हो, उसे मैप इन चीज़ों का क्या होना, नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक रिकैप समरी है कि हमने 3 चीज़ों की बात की, अगर जैसे कक्षा 1, 2, 3 तक हम इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। अब जैसे अगर यही चीज़ अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम लैंग्वेज अगर 2 रख देते हैं, एक हम अपनी हिंदी रख देते हैं और एक अंग्रेजी रख देते हैं, तो ये दोनों पे लागू हो जाएगी। मैथ हो गया, फिर पर्यावरण हो गया, फिर जैसे 4-5 में जाएगा तो साइंस भी आ जाएगा। तो सबका क्राइटेरिया बना है उस बुक में, प्रॉपर डिटेल है, तो अगर वो चाहिए तो पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, बट इतना समझने के लिए है। चलो ठीक, अब इसको हम एक रिकैप ले लेते हैं। समझे, हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा अधिगम बोझ, ठीक। अधिगम बोझ का मतलब ये था कि एक ऐसी सिचुएशन आ जा रही है जहाँ पे एनी हाउ हमारा जो लर्नर है वो क्या हो रहा है, सीखने में असफल हो जा रहा है, या उसकी जो नेचुरल सीखने की गति थी वो बाधित हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि उसके पास कई तरह से उड़ते हुए तीर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कह रहा है कि कोई अंक अच्छे लाओ, कोई कह रहा है कि तुम्हारा पड़ोसी ज़्यादा अच्छा नंबर पा गया, कोई क्या होमवर्क में ही परेशान है, कोई असाइनमेंट में ही परेशान है, कोई फैमिली से परेशान है, एनी हाउ इन चीज़ों को। तो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे लर्निंग बर्डन का। इसको रिड्यूस अगर करने की बात किया जाए तो क्या करना है, क्या करना है कि आपको कैरिकुलम इस टाइप का बनाना है कि वो स्टूडेंट के लिए हो या लर्नर के लिए हो। जो आपकी टीचिंग मेथड है उनमें आपको सुधार करना है कि टीचिंग मेथड भी आपके सुधर जाए, ठीक है। आपको अपने एग्ज़ाम सिस्टम में भी रिफॉर्म करना है। तो जैसे ये कुछ एग्जांपल हो गए कि हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो कि बच्चे की सीखने की गति इफेक्टिव ना हो और वो सिखा पाए। फिर अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो था मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो इसका मतलब ये था कि एट लीस्ट अगर एक सेशन या एक क्लास एंड हो रही है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे को कम से कम आना चाहिए कितनी चीज़ें, जो हमने नॉर्म्स बना रखे हैं या हमने जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, कि एक हम क्राइटेरिया बना के रखें कि एटलीस्ट बच्चे को इतना तो आना चाहिए ना। तो ये होता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। अब इसी में फिर आपको क्या करना है इस, और हाँ, इसका एक चीज़ तो बताना भूल गया समरी में जब दे रहे हैं, तो यहाँ पे सुझाव इसका दिया था यशपाल कमेटी ने, जिन्होंने टाइटल दिया था लर्निंग विदाउट बर्डन का। कब दिया था? 1993 में। और यहाँ जब बात किया जाए तो 1986 की पॉलिसी, फिर उसी टाइम पे 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के दौरान इस चीज़ को फिक्स करने की बात की गई थी। जब इसकी अगर पहली बार आवाज़ उठी तो 1964 में, 1964 और 62 कोठारी आयोग के द्वारा, मतलब वहाँ से इस चीज़ को सही करने की बात की गई थी, लेकिन जो एक्चुअली में इसमें काम हुआ 1986 और 1992 की पॉलिसीज़ में हुआ। तो ये कहता है कि बच्चे के लिए एक मिनिमम लेवल आपका क्राइटेरिया आपको फिक्स करना पड़ेगा, जिससे हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि हमारा जो लर्नर है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसने कुछ तो सीखा है।
ऐसा नहीं कि वो खाली बैठा है, गया उसे आता कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हो गया। अब इसमें एक टॉपिक आपको बच रहा है, वो है कोर कैरिकुलम, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। और उसी के साथ हम क्या करेंगे कि कोर कैरिकुलम छोटा सा टॉपिक रहेगा और कम से कम इन दोनों टॉपिक से 30 क्वेश्चंस आपको, जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प कर दे। सो थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए ये चीज़ें, नई नई चीज़ें, जितने भी आपके टॉपिक हैं, ला सके। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें, रिसोर्सेज भी आपको दे देता हूँ, रेफरेंसेज। जैसे ये देखो, अब ये 1993 की पॉलिसी पॉलिसी का था, लर्निंग विदाउट बर्डन, रिपोर्ट ऑफ द एसपाल कमेटी। 1986 की पॉलिसी की बात की, प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात की। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैं डेटा दे देता हूँ। एनसीएफ की बात की, हर चीज़ आपके पास डेटा है वो। तो यहाँ से आप उन चीज़ों को जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें एक्चुअल में है, गप नहीं दी जा रही। सो थैंक यू। को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सपोर्ट करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे कोई भी वीडियोस आपकी मिस ना होने पाए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।